जुनून होना चाहिए फिर मुश्किलों की क्या अकड़। मोहन गोस्वामी जी, थैंक यू। प्रणाम एसपी सर, थैंक यू। रोशन जी, निशु जी, आरपीआर, अभिषेक, नरेश, विकास कुमार, मनीष, रोशन, इशिका कुमारी, अलीशा, दिव्या, मधु कुमारी जी, गंगोत्री कुमारी जी। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए। काजल रानी, लड़के अभी सोए हुए हैं यहाँ क्या? सिंपी, आराधना, लग रहा है लड़के एक भी चैन की नींद चादर ताने सोए हुए हैं। लड़कियां उठ के सुबह बेचारी झाड़ू पोछा करके एकदम अच्छा ऐसे लग रहा है आ गई टाइम से। मनीष, अभी एक लड़का उठ गया, चलो सबकी कमी पूरी कर दिया। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। काजल केशरी जी, सचिन कुमार जी और शांतनु या ऐसे कुछ नाम था। ठीक, गुड मॉर्निंग सभी को। रोल नंबर 10 प्रेजेंट। यस सर, क्वेश्चन मार्क 96 प्लस। गुड मॉर्निंग भैया, थैंक यू मोहन गोस्वामी जी। चलो, लगभग सभी लोग धीरे धीरे आ गए हो। पिछली क्लास पूरी से समझ में आ गई नहीं थी? अच्छे समझ में आ गई थी कि नहीं, मुझे ये बताओ। मुझे लगा माइक आनी नहीं है। ठीक है नुसरत जी, पिछली क्लास समझ में आ गई थी। राधे राधे श्वेता जी, तान्या पडोर पोडर ऐसे कुछ था। अभिषेक कुमार जी, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। 11 नंबर प्रेजेंट भैया, ठीक है। मिस्टर रवि, रोल नंबर फर्स्ट। चलो सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आ गया था मोहन गोस्वामी जी? ठीक, हाँ गुरु जी। ठीक, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। चलो अब सीधे बात है, गुड मॉर्निंग हो गई सबकी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, या उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिक जीव। और एक जो हम लोग पढ़े थे बीटी फसल, तो बीटी फसल और जीएम फसल में अंतर पूछता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेन अंतर जो है ये समझ लो, जो बीटी फसल होता है उसको बैसिलस थ्योरिनजेंसिस नामक जीवाणु की सहायता से क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और उसके जीनोम को या आनुवांशिक पदार्थ को निकाल के एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस नामक जीवाणु के शरीर में क्या किया जाता था, रूपांतरित किया जाता था, रूपांतरण की क्रिया द्वारा या ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया द्वारा, जिससे तुम क्या तैयार करते थे, बीटी फसल या बीटी क्रॉप। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक ठीक है ना। आन्या जी, अयान जी सॉरी। और दूसरी चीज जो जीएम पढ़ोगे उसमें कह रहा हो जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, मतलब कह रहा आनुवांशिक रूप से उनके लक्षणों को पूरी तरीके से क्या कर रहा हो, बदल दे रहा हो। क्या करने के लिए? अत्यधिक मात्रा में उत्पादन दर को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म में डीएनए बदले जाते हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और बीटी फसल में या बैसिलस थ्योरिनजेंसिस वाले हिस्से में क्या किया जाता है, ऐसे फसल को तैयार किया जाता है जिसमें कीटनाशक का प्रयोग ना करना पड़े, ठीक है ना। चलो शुरू किया जाए क्लास को। प्रणाम सभी को मेरी तरफ से, गुड मॉर्निंग। ठीक, चलो शुरू किया जाए। ठीक, चलो लगभग आ रहे हो धीरे धीरे सभी लोग, और चलो क्लास को शुरू करते हैं। कहाँ गया पेन, ये रहा। ठीक, देखो अभी तुम लोग एक चीज फिर से कहोगे कि सर एक ही बात तो हम लोग रोज रोज कर रहे हैं, पर तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखो पहले मैं समझा दे रहा हूँ। तुम लोग एक पढ़े थे क्या, बीटी क्रॉप, बीटी क्रॉप, ठीक। और एक पढ़े थे क्या, जीएम, सॉरी नहीं पढ़े हो जीएम क्रॉप अभी, ठीक है ना। मिनट बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक, एक पढ़े थे बीटी क्रॉप, जिसको पूरा क्या कहते हो, थोड़ा सा कमेंट छोड़ दो बाबू थोड़ी देर के लिए। बैसिलस थ्योरिनजेंसिस, थ्योरिनजेंसिस, बैसिलस थ्योरिनजेंसिस, इसकी सहायता से एक पढ़े थे तैयार करते हो फसल। और एक पढ़ोगे जीएम क्रॉप, जीएम क्रॉप, क्रॉप को तो फसल कहते हो, और इसको हिंदी में कहो, इंग्लिश में कहोगे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। कहीं कहीं पर लिखा होगा जीएमओ, इसको कहोगे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या इसी को हिंदी में लिखोगे आनुवांशिक, आनुवांशिक रूपांतरित, रूपांतरित जीव। क्या लिखोगे, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। अब जीव लिखा होगा तो वहां पौधा भी हो सकता है और जंतु भी हो सकता है, ठीक है ना। सर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं गया क्या आज? अभी हम पूछते हैं क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, नोटिफिकेशन के बारे में, क्यों नहीं गया। ठीक, नमस्ते सभी को। ठीक, चलो अब चुपचाप सुन लो 1 मिनट, उसके बाद बोलना। जीएमओ अगर लिखा होगा तो उसका फुल फॉर्म क्या लिखोगे, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या हिंदी में उसके बारे में लिखोगे आनुवांशिक रूपांतरित जीव। मान लो कह रहा है कि मुझे कैंसर है, ठीक, और मैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए गया,
और मैं चाह रहा हूँ कि वो कैंसर मेरे शरीर से हमेशा के लिए पूरी तरीके से क्या है, खत्म हो जाए। तो मेरा जो इलाज किया जाएगा, थेरेपी की जाएगी, उस उपचार की क्रिया को कहोगे कीमोथेरेपी। कीमो मतलब केमिस्ट्री है, मतलब उसमें कुछ रासायनिक चीजों का प्रयोग करेंगे हम लोग, और थेरेपी मतलब उपचार, जिसकी सहायता से मेरे शरीर से तुम कैंसर का ट्रीटमेंट या उपचार करोगे, कीमोथेरेपी। तो मान लो कह रहा है कि हम हमेशा के लिए उसको अपनी पीढ़ियों से ही खत्म करना चाहें, अपनी ही पीढ़ियों में ही बदलना चाहें, कि वो बीमारी जो है अनुवांशिक पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित हो रही है वो ना हो। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, मेरे शरीर से जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से उस डीएनए को प्राप्त किया जाएगा, और डीएनए से उस जीन को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, और मेरे डीएनए में कुछ ऐसे जीन को लाके जोड़ दिया जाए ताकि दोबारा वो बीमारी ना हो। तो अब मुझे क्या बोलोगे, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। मैं पूरी तरीके से जो पहले था मेरे लक्षणों को, उसको क्या किया दिया गया, बदल दिया गया। वैसे ही जब उसी विधि द्वारा या जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज द्वारा हम एक ऐसे फसल को तैयार करेंगे जिसमें उसके आनुवांशिक लक्षणों को इसलिए बदल दिया जा रहा है जिसके कारण फसल के उत्पादन दर में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उस फसल को हम बोलेंगे क्या, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप या आनुवांशिक रूपांतरित फसल बोलोगे। इसमें और इसमें फर्क इतना है कि इसमें तुमको कीटनाशक डालना पड़ेगा, कीड़े मारने वाली दवा, क्योंकि इस पौधे में कीड़े लगेंगे। लेकिन इस पौधे में जो बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस नामक जीवाणु की सहायता से तैयार कर रहा हो, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि ये जीवाणु ऐसा है तो उस पौधे में जाकर एंटीबायोटिक डेवलप करता है, जिसके कारण पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर पूछेगा बीटी फसल और जीएम फसल में क्या अंतर है, तो बीटी फसल को बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस नामक जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाता है, जिसमें जीन को बदला जाता है। और जीएम फसल को भी जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही तैयार करते हो, पर इसमें जीन को न बदलकर किसको बदलते हो, डीएनए को ही बदलते हो। पहला चीज। दूसरा, इसमें कह रहा है पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण इसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। लेकिन इस क्रिया में रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे कि तैसे बनी होती है, बस उत्पादन दर में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। सर क्लास 7:30 बजे से कर दीजिए। देखो बाबू, क्लास का टाइम चेंज करने का मेन रीजन ये रहा कि जो तुम्हारी मैराथन क्लासेज आएंगी उसके लिए स्टूडियो की संख्या ज़्यादा चाहिए। अब हम लोग तो बीच में छोड़ के जाएंगे नहीं, ठीक है ना, तुम लोग को पहले तो बता दे रहे हैं। मैं आया हूँ यहाँ पे लंबे समय के लिए, और लंबे समय के लिए इसलिए आया कि मुझे देखो सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि मैं जहाँ पढ़ा रहा था वहाँ मेरी ग्रोथ रुकी हुई थी। एक सर्टेन टाइम तक बच्चों की संख्या लिमिटेड हो रही थी, 2-3 साल से ना तो संख्या बढ़ रही थी ना तो घट रही थी, और जितनी इनकम थी वो भी ना बढ़ रही थी ना घट रही थी। दुनिया में तुम पढ़ भी रहे हो, हम भी अपना काम कर रहे हैं, तो सबका अपना एक मोटिव है, ठीक। ये सब अपने आप को क्या करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक, ग्रोथ में। तो टाइम चेंज करने का रीज़न ये है कि मैंने सर से एक रखी थी अपनी बात कि सर मुझे एक पर्सनल स्टूडियो चाहिए, तो उसमें मैं मैराथन आराम से ले पाऊँ, मुझे दिक्कत ना हो। तो मेरा स्टूडियो बन के तैयार है लगभग, ठीक है ना। थोड़ा सा काम बचा है, तो टाइमिंग अब यही रहेगी हम लोग, ताकि लंबे क्लास को ले सकें और आसानी से पढ़ सकें। मुझे वो 90 नंबर वाले बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है ना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। मुझे तो टॉपर ही चाहिए। सर मेरा कमेंट पढ़िए, ठीक है गुलशन जी, कमेंट आ रहा है अभी फिलहाल, इस पर देख लीजिए, ठीक है ना। चलो अब मुझे ये बताओ कि ये चीज़ें दोनों में क्लियर है कि नहीं, जीएम फसल और बीटी फसल में डिफरेंस समझ जाओगे कि नहीं, मुझे बस इतना समझा दो, ठीक, ठंडा चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि जीएम फसल और बीटी फसल वाला बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इरशाद सर हमें आए हैं गुड मॉर्निंग बोलने, क्योंकि आज मेरी पहली क्लास थी, ठीक है ना। अभी छोड़ के तो ये भी पहली क्लास उर्दू की ले रहे थे, तो सुबह की मेरी पहली क्लास आ जाए तो आज ये मुझे उठ के, आए थे जो, ठीक है चलिए, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। प्रणाम सर जी, सोनू कुमार जी, ठीक है, बस वशीम जी, ठीक, 98+ मनदीप, थैंक यू, सुन के अच्छा लगा, लाने को तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। सर लिखवा दीजिए, वो तो लिखेंगे ही, समझने में आया कि नहीं ये बताओ पहले मुझे। समझ गया सर जी, ठीक। अब इसको मैं हटाता हूँ पूरी तरीके से, अब आते हैं हम इस पे, ठीक है ना। लिखवाने का तो मुझे है ही भाई, इसको हम ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, तो मुझे लिखवाना ही है, ठीक। अब आते हैं हम किस पे, आनुवांशिक रूपांतरित जीव या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है ना। सबका कमेंट आ रहा है, बस थोड़ा सा पढ़ाई पे अभी फिलहाल ध्यान दे लिया जाए बाबू, उसके बाद फिर आगे से शुरू किया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, बीटी फसल और जीएम फसल तुम्हारे लघु उत्तरी में आता है, जिसमें बीटी फसल तुम्हारा दीर्घ उत्तरी में भी आता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। जी गुरु जी पूरा समझ में आएगा, ठीक है, हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू अभिषेक जी। चलो तो लिखोगे क्या, जीएम क्रॉप, या इसे कहोगे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, या इसी को क्या कहोगे, आनुवांशिक रूपांतरित फसल, आनुवांशिक रूपांतरित फसल इसको, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो सीधे सीधे आनुवांशिक रूपांतरित जीव में, आनुवांशिक रूपांतरित जीव में जिसके बारे में पढ़ रहा हूँ, जीव मतलब एक पौधा भी हो सकता है, एक जंतु भी हो सकता है, तो जीव में भी पौधे की बात कर रहा है। तो कह रहा है जीएम क्रॉप या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप या आनुवांशिक रूपांतरित फसल को जैव प्रौद्योगिकी या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हो, बायोटेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी की सहायता से तैयार किया जाता है, की सहायता से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। जिसमें, अभी जिसमें वाला जो वर्ड मैं यहाँ से लिखने की कोशिश करूंगा, यहाँ से ये लाइन हो सकती है आपके समझ में ना आए, ठीक है ना, क्योंकि इसको अभी हम समझाया नहीं है, तो इसको समझाने के लिए मुझे पूरी फिगर को बना के अच्छे से समझाना पड़ेगा। फिलहाल अभी ये लाइन आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो पहले तो टिप्पणी लिखने के लिए लास्ट में देता है कि बीटी फसल और जीएम फसल में अंतर लिखिए। दूसरा ये लिखता है कि बीटी फसल हो या जीएम फसल हो, इसमें अंतर लिखिए, और बीटी फसल को अलग से एक लॉन्ग आंसर में पूछेगा कि बीटी फसल के निर्माण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें, और जीएम फसल में तो अंतर पूछ लेता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे लिखा, जिसमें जिसमें जीएम फसल को, जिसमें जीएम फसल को तैयार करने के लिए, तैयार करने के लिए दो समान या असमान प्रकार के डीएनए का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसकी जिसकी साथ में लिखते चलो एकदम आसानी समझ में आ जाएगा, क्रियाविधि, इसकी क्रियाविधि इस प्रकार है, इस प्रकार है, इसकी क्रियाविधि इस प्रकार है। बस छोटी सी बात है, इतनी सी लिख लो। सबसे पहली बात क्या लिखी हो गई है, चलो कोई लेट नहीं हुआ, ठीक है ना, इतना चलता है, ठीक है ना बाबू। देखो पहली लाइन लिखी हो कि जो जीएम फसल है या जेनेटिक मॉडिफाइड या आनुवांशिक रूपांतरित फसल है, इसको किस विधि द्वारा तैयार करते हो, तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा। तो अगर आप जैव प्रौद्योगिकी द्वारा इसको तैयार करोगे, ठीक है ना, क्या गर्मी क्यों हो रहा है यार इतना, जब इसे जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार करोगे, तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार करते समय तुम उन 5 एंजाइमों का भी क्या करोगे, उपयोग करोगे। कौन से 5 एंजाइम, क्लोराम्फेनिकल, लिटिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेज और लाइसोजाइम, 5 एंजाइमों का, ठीक है ना, इतनी बात का ध्यान रखना, ठीक। जीएम फसल में कौन सा पौधा आएगा, बस उसी पे आ रहे हैं बाबू, ठीक है ना, निधि कुमारी जी, उसको लेकर परेशान मत रहो। दूसरा क्या लिखो, जिसमें जीएम फसल को तैयार करने के लिए समान या असमान प्रकार के डीएनए का उपयोग किया जाता है। अभी यही लाइन तुमको सबसे जरूरी चीज है समझने, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में कौन सा द्रव पाया जाता है, देखो हिम का मतलब है आयरन, और ग्लोबिन एक पिगमेंट या लवक है, तो आयरन को क्या बोलते हैं, प्रदर्शित करते हो या डिनोट करते हो एचबी से, जिसका काम है श्वसन की क्रिया में ग्रहण किए गए ऑक्सीजन को जो हमारे फेफड़े में पौधे के सभी भागों में पहुंचाना, जिसे बोलोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर वही शरीर के सभी भागों से हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा तो उसे बोलोगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो ग्लोबिन एक हिस्सा है उसको कहोगे पिगमेंट या लवक। तो जब कोई व्यक्ति पॉइजन की वजह से या जहर की वजह से, सांप के काटने से या खुद वो पॉइजन खा के मारा है, तो हीमोग्लोबिन में से ना बाबू हिम अलग हो जाता है, ग्लोबिन अलग हो जाता है। तो ग्लोबिन बैगनी या नीले रंग का है, इसलिए शरीर नीला पड़ने लगता है, ठीक है ना। तो जब हीमोग्लोबिन से आयरन अलग हो जाएगा या पिगमेंट अलग हो जाएगा, तो उसमें होगा क्या, वो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचा नहीं पाता, इसलिए रोगी की धीरे धीरे क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। सर सिर्फ आज भर बायोलॉजी की क्लास 7 बजे चलेगी, नहीं नहीं, वो मैसेज हो सकता है अगर गया भी होगा तो गलत टाइप हो गया होगा, अब ये फिक्स टाइम है, ठीक है ना। जीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो ये लिखा है जेनेटिक मॉडिफाइड, या उसी को हिंदी में कहते हो आनुवांशिक रूपांतरित जीव, ठीक है ना। ये 5 एंजाइमों को घोल कर पी लिए, अगर बायोटेक्नोलॉजी करोगे तो तुमको 5 एंजाइम मिलेंगे भी। अब सुनो, कह रहा है कि हम कैसे जीएम फसल को तैयार करेंगे, तो हेडिंग डालोगे क्या, जीएम क्रॉप को जीएम क्रॉप के निर्माण की क्रियाविधि, निर्माण की क्रियाविधि, ठीक। अब चुपचाप सुनो, बाद में बना लेना, मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे बना रहा हूँ बस उस पर फोकस करो, क्योंकि अगर तुम स्टेप को याद रख लिया, हालांकि याद है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें बीटी वाले से, ठीक है ना। जीएम फसल बहुत सारे फसल होते हैं, गोल्डन राइस एक आता है, धान का जब पैदावार होता है, रोपाई होती है, उस टाइम आता है, ठीक है ना, आखिरी वही फसल होता है जीएम, ठीक है। सुबह कुमारी जी अभी टाइम पे इस पे आ जाइए, ठीक है ना, ठीक। चलो अब देखो, मान लो कह रहा है कि हम एक पौधा लिए और वो पौधा है किसका, मक्के का। तो ऐसे उसका शरीर छोटे छोटे खंडों में क्या होता है, विभाजित होता है। तो छोटे छोटे खंडों में जो विभाजित होता है तो उसे कहते हैं सेप्टेट या पटीय पौधे, और उसमें निकली होती हैं उसकी क्या, पत्तियां, क्या निकली हुई हैं ऐसे पत्तियां।
और यहाँ नीचे होगा स्पैडिक्स जिसको कहते हो भुट्टा, ठीक। और ऊपर की तरफ होता है उसका फूल, है तो उसमें ऐसे हरे रंग का, पर वो जाके ऐसे डिवाइड हो जाता है, गुच्छों में होता है, ठीक। तो ये उसका मेल फ्लावर है पौधे का। क्या हो गया भाई, ये उसका कौन सा हिस्सा है, नर पुष्प है, ठीक। ये उसका कौन सा हिस्सा है, मादा। बाकी तो उसमें जड़ वगैरह है ही ऐसे हरे रंग के, ठीक, मिट्टी की सतह पर। तो ये है क्या, मक्का, ठीक। दो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, इतनी बात समझो। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं किसके पौधे का, धान के पौधे का। तो धान के पौधे में एक हिस्सा पतला सा ऐसे होगा जो अंदर से पूरा खोखला है, और उसमें उसकी पत्तियां निकली हों, ठीक है ना। धान के पौधे की बात कर रहा हूँ, धान के पौधे की, और ये उसकी मान लो बाली है यहाँ, ठीक। ये हो गया किसका पौधा, धान का पौधा, और नीचे उसका भी जड़ है, मोनोकाट है तो कौन सा जकड़ा, जड़, झकड़ा जड़। तो ये हो गया क्या, धान। अब एक चीज मुझे बताओ, सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर देना, समझने की बात है यहाँ पे, कि धान के पौधे में कि मक्के के पौधे में बीजों की संख्या अधिक होगी, ठीक है, मुझे बस इतना बताओ। सबका कमेंट आ रहा है, फिलहाल अभी इस चीज पे ध्यान दे लो बाबू, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, लॉन्ग आंसर तुम्हारा और शॉर्ट आंसर दोनों हो सकता है, दोनों में पूछ रहे। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, धान के पौधे में और मक्के के पौधे में से किस पौधे में बीजों की संख्या अधिक होगी, बस इतना सा बताओ मुझे, चलो जल्दी बताओ। हाँ, चित्र बनाते चलो, और फिलहाल अभी सुनो तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। धान के पौधों में और बीजों की सर्ज गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। मक्के में, ठीक है ना, धान में कौन बोल रहा है यार, मक्के में ज्यादा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मक्के में एक ही लाइन में हो सकता है तुम्हारे 70-80 बीज हो, तो वैसे तो बहुत सारे उसमें है, ठीक है ना, मक्के में होगा, धान में नहीं, दोनों में तो बिल्कुल नहीं होगा, समान की तुलना कैसे कर पाओगे, ठीक। इतने टाइम धान बोया गया होगा, मक्का भी अगर घर पे होगा तो गिन लेना, ठीक है ना, मक्के में होगा, धान में नहीं होगा। हे भगवान, मक्के की बाली पूरी बड़ी है, और एक लाइन में ही करीब 50-60 होंगे, तो सोचो पूरे रिंग में कितना होगा, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, भुट्टे में, ठीक है ना। देखो, अब कोई जीन ऐसा होगा मक्के के पौधे में, जिस जीन के कारण उस मक्के के पौधों में बीजों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। अब हम क्या करें, उस मक्के के पौधे से उस जीन को निकालें, और अगर उस जीन को धान के पौधे में हम डाल दें, तो धान में भी बीजों की संख्या लगातार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पैदावार क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उसी को जब डाल दोगे इस धान के पौधे में, तो इस धान के पौधे को ही क्या बोलोगे, आनुवांशिक रूपांतरित फसल। मतलब इसका जो अनुवांशिक लक्षण था उसको रूपांतरण की क्रिया के द्वारा क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, जिसके कारण इस पौधे में पैदावार क्या हो गया, बढ़ गया। इसीलिए इस फसल को बोलोगे क्या, अनुवांशिक रूपांतरित फसल। अच्छा कोमल सिंह जी, ये काम आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, गुड मॉर्निंग सभी को, लेट हो गया कोई बात नहीं, एक दिन की बात चलती है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, क्या करना है अभी, हमको करना क्या है, उस जीन को निकाल कर मक्के के पौधे से धान के पौधे में डाल देना है, ताकि धान में भी पैदावार की संख्या क्या हो, बढ़ जाए। और जैसे ही किसी इसमें अन्य जीन को या डीएनए को जोड़ा जाएगा, उससे क्या होगा, उस फसल को कहोगे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप या आनुवांशिक रूपांतरित फसल। इतनी बात समझ में आ गई, चलो मुझे बस इतना बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। कमेंट सबका आ रहा है बाबू, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। धान और गेहूं में सबसे ज्यादा बीज किस में होगा, धान में होगा। सर धान में छोटा छोटा ज्यादा होता है, नहीं काउंट करोगे तो वो कम ही आएगा, ठीक है ना उससे। निशु रॉय जी, टॉपिक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मेरे पास कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं है, ये जो है ये एक कॉपी है, और इससे हम पढ़ा नहीं रहे, ये इसलिए रखे रहते हैं कि कुछ बच्चों का कुछ कमेंट आता है तो मैं उसको लिख लेता हूँ ताकि उसको समझा पाऊँ, क्योंकि वो भूल जाता है, ठीक है ना। बुक पर्टिकुलर मेरे पास कोई एक नहीं है, जो आपके 13-14 चैप्टर है, मुझे 13-14 चैप्टर के 13-14 बुक हैं, ऐसे समझ लो, तो उतना लेवल पे मैं पढ़ाऊंगा नहीं, तो जितना आपके लेवल में है उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। मनीष कुमार जी, हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, ठीक है ना। चलिए, चलो अब क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो, इसके पत्ती का कोई एक हिस्सा लोगे, और इसके पत्ती का या पौधे के किसी भी हिस्से को लेकर, उसको घर पे होता है ना खुननी वगैरह जो कहते हो, जिसमें अंदर हम मसाला कूटते हैं, वैसे छोटा होता है साइज में, उसके अंदर तुम घिसोगे उसको, एकदम लेई की तरह चिपचिपा बना लोगे, ठीक। क्या किए, उसको पत्ती वाले हिस्से को लेकर उसको क्या किया जा रहा है, लेई की तरह बना ले रहा हूँ। चलो लिखो नहीं इसको, हालांकि लिखा नहीं है। पत्ती को लेकर क्या किए, उसके कोशिका को लेकर एक सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में क्या किए, डाल दिए, ठीक। वो याद हो गया, स्टेप याद है। अब केंद्रण किसमें, नली में डाल दिए, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, अपकेंद्रण नली, अपकेंद्रण नली। पत्ती को या तने के किसी भी भाग को लेकर उसको लेई की तरह बनाए, और इसके अंदर क्या किया, उसको भर लिया, और इसके अंदर डालने के बाद इसमें क्या करोगे, इसको एक मशीन में डालोगे, जिसके कारण क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये पहले समझा चुके हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण क्या है, ये एक विधि है जिसके कारण तुम क्या करो, इसको कहते हो अपकेंद्रीकरण, अपकेंद्रीकरण,
करण। अब ये दो स्टेप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तुम क्या किए, धान के पौधे के किसी एक हिस्से को लिए, उसको पहले लेई की तरह घिसे, फिर एक छोटा सा ट्यूब होता है जिसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है, उस ट्यूब में उसको क्या किए, रख लिए। उस ट्यूब को क्या बोलोगे, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब या अपकेंद्रण नली। उसको जिस मशीन में डाले उसको कहते हो क्या, सेंट्रीफ्यूगल मशीन। और उसको गोल गोल क्या करते हो, घुमाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन की क्रिया होगी। और कुछ समय के पश्चात क्या होगा, जो उसमें लेई तैयार की होगी, जो ठोस अवस्था होगी वो नीचे बैठ गई होगी, और जो द्रव अवस्था होगी वो ऊपर आ गई होगी। सेम इसमें भी हुआ होगा, जो ठोस अवस्था हो गई होगी ऊपर, और जो सॉरी नीचे, और जो द्रव अवस्था रही होगी वो कहाँ आ गई होगी, नीचे पे। ऊपर द्रव अवस्था कहाँ आ गई होगी, ऊपर। तो द्रव वाला अवस्था है ये, और ये ठोस वाला अवस्था। अब ठोस वाली अवस्था में क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी। ये हो जाएगा द्रव, ये हो जाएगा ठोस। ठोस अवस्था में उन दोनों पौधों की क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी। इतनी बात समझ में आ रही है? सर बता लिखिए ना, मतलब हाँ ठीक है, सही बात है। क्वेश्चन मार्क, आपने नाम क्यों नहीं लिखा भाई? ठीक, हाँ ठीक है, ये भी सही है। ठीक है साहिल कुमार जी, हैप्पी बर्थडे आपको। तो दोनों निकल गया। अब क्या करोगे अगले स्टेप में, ठोस वाली अवस्था को निकाल कर, ठोस वाली अवस्था को क्या करोगे, निकालोगे। ठीक, ठोस वाली अवस्था को निकाल कर एक स्लाइड होता है, बायोलॉजी लैब में इतना तो तुम लोगों को पता है, ठीक है ना, स्लाइड है। ठीक, क्या है ये, स्लाइड। और ये भी क्या है, स्लाइड है। बायोलॉजी लैब में जब जाओगे तो शीशे के तुमको ऐसे चपटी चपटी संरचनाएं मिलेंगी, ठीक है ना। ठीक है, अभी क्वेश्चन बैंक पर उतना ध्यान मत दो, ठीक है ना। लिक्विड नहीं रहेगा, तुम वैसे भी पत्तियों को रगड़ोगे तो उसमें जो भी तरल पदार्थ जल पौधे अवशोषित किए रहते हैं, तो उसमें लिक्विड हो ही जाता है, वो चिपचिपा हो ही जाती है। चटनी तो पीसते ही हो ना, इतना तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, हाँ निशु रॉय जी, अभी फिलहाल वही क्यों ज़्यादा जरूरी है। अब उस पर क्या करोगे, उन दोनों ठोस वाले हिस्सों को रखोगे। ठीक, इस पे भी उस ठोस वाले हिस्से को रखोगे, और ठोस वाले हिस्से पे रखने के बाद इसमें जो सबसे पहला एंजाइम यूज करोगे, उससे यूज करोगे लाइसोजाइम। क्या यूज करोगे, लाइसोजाइम। क्या यूज करोगे, लाइसोजाइम नामक एंजाइम। एकदम सुनते चलो, स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगा। अब लाइसोजाइम का कार्य मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लाइसोजाइम एंजाइम कोशिका में उपस्थित कोशिका भित्ति को क्या करता है, नष्ट कर देता है। अब ठोस वाले हिस्से में तो वैसे भी कोशिकाएं हैं, तो अब मैं यहाँ पे सीधे सीधे क्या बना रहा हूँ, कोशिका बना रहा हूँ। इस हिस्से में क्या होगा, इस हिस्से में होगा क्या कि जो कोशिका है पौधे की, उसमें टोटल कितने आवरण पाए जा रहे थे, 2 आवरण पाए रहे थे। तो बाहरी आवरण को क्या कहोगे, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। और अंदर वाले आवरण को क्या कहोगे, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला। अंदर होगा एक डीएनए, और यहाँ बना लो दूसरे कलर से ताकि आसानी से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। और ये हो गया, मान लो इसका, ये हो गया धान का पौधा। उस साइड हम लोग लिए थे किसके, पौधे के बारे में, मक्के के पौधे के। और ये हो गया केंद्रक, और ये हो गया उसका डीएनए। तो जब तुम लाइसोजाइम एंजाइम डालोगे तो होगा क्या, लाइसोजाइम एंजाइम डालने की वजह से जो इसका बाहरी आवरण है सेल वॉल, या इसी को क्या कहोगे, कोशिका भित्ति। क्या कहोगे, कोशिका भित्ति। ये पूरी तरीके से क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग करोगे उसको कहते हो क्या, लाइसोजाइम। जिसके कारण अब केवल अंदर वाला ये वाला हिस्सा बचेगा यहाँ पर, तो कोशिका भित्ति क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। और ये वाला हिस्सा बचेगा यहाँ पर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और इसका डीएनए इसके अंदर है। तो पौधे से कोशिका भित्ति को, स्लाइड का इमेज दिखा दीजिए सर। ठीक है चलो, स्लाइड का इमेज तो नहीं दिखा पाएंगे अभी क्योंकि लैब उस रूम में है, तो उस रूम में जाएंगे तो टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है ना। सुनो, कोशिका भित्ति नष्ट हो जाएगी। अब उस कोशिका भित्ति को नष्ट करने के बाद ये वाली संरचना मिलेगी। अब इस संरचना में तुम डालोगे क्या, लेटिक एंजाइम। क्या डालोगे, लेटिक एंजाइम। लेटिक एंजाइम। तो दूसरा काम क्या किए, लेटिक एंजाइम डालें। तो लेटिक एंजाइम डालने से पूरी कोशिका ही सड़गल कर क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पूरी कोशिका ही सड़गल कर क्या होगी, नष्ट होगी। तो इससे मिल जाएगा हमको इसका डीएनए, इसका मक्के के पौधे का। और इससे मिल जाएगा हम लोगों को किस, क्या, ये वाला डीएनए इसका, धान का। तो यहाँ लिखोगे धान का जीनोम लिख सकते हो। जीनोम या होता है आनुवांशिक पदार्थ, या इसी को कहते हो क्या, डीएनए। और यहाँ लिखोगे क्या, मक्के का
डीएनए भी लिख सकते हो और जीनोम। इस साइड मक्का ही लिए थे ना, इस साइड लिए थे मक्का, हाँ ठीक, ये हो जाएगा मक्के का जीनोम। अब तुमको क्या करना है, इस डीएनए को इस डीएनए के साथ जोड़ देना है। किसकी सहायता से? डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से। ठीक है, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वैसे ही समझोगे, ठीक है ना। हो सकता है कल एक लेक्चर और आए उसके बाद ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 लेक्चर में मैक्सिमम मेरे हिसाब से खत्म हो जाना चाहिए। तो हम लोग टाइम से खत्म करेंगे, उस बात को लेकर परेशान मत रहना, ठीक है ना। ठीक, अगले स्टेप में क्या करोगे कि दोनों डीएनए को क्या कर रहा हूं, दोनों साइड से डीएनए लाइगेज क्या कह रहा हूं इसको, डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम क्या था? डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम था दो समान प्रकार के या असमान प्रकार के जो डीएनए हैं उनको आपस में क्या करना, जोड़ना। अब देखो जोड़ना भी एकदम ऐसे नहीं आसानी से हो जाता है, उसके लिए भी क्या होना चाहिए, ओरिसी होना चाहिए, फिर रेप्लिकेशन ओरिजिन जिसको कहते हो या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको कहते हो, बाइंडिंग साइट होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस पेयर पैलिंड्रोम के रूप में कटने चाहिए। तो वो सब मैं वर्ड समझा दूंगा, ठीक है ना। ठीक, काई वाला इसी में आएगा, ठीक है ना। हाँ ठीक, तो इसको अब क्या कहोगे, इसको कहोगे हाइब्रिड डीएनए। अब जो आनुवांशिक लक्षण अलग अलग स्थान पे रहे थे अब वो किस में आ गए, एक ही पौधे में। अब इसको क्या करोगे, सिंथेसिस या संश्लेषण की क्या कहते हो, संश्लेषण की क्रिया कराओगे। किस एंजाइम की उपस्थिति में? क्लोरेम्फेनिकॉल एंजाइम की उपस्थिति में। सॉरी, इसमें अभी करोगे क्या, हाँ क्लोरेम्फेनिकॉल एंजाइम की उपस्थिति में इसमें क्या कराओगे, सिंथेसिस या संश्लेषण की क्या कराओगे, क्रिया करोगे। कैसे को कहते हो, संश्लेषण कहने का मतलब संख्या में वृद्धि करना। और जैसे ही ऐसे हमको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे ही ऐसे हमको बहुत सारे डीएनए अगर मिले संश्लेषण की क्रिया में, तो वैसे भी बहुत सारे डीएनए तुम तैयार कर रहे हो। अब इसमें उस धान का जीनोम भी तो जुड़ा है ऐसे जगह जगह, ठीक। अब इसमें से तुम लाभदायक जीन को काट के अलग करोगे, किसकी सहायता से? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज की सहायता से क्या करते हो, लाभदायक जीन को अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, जिसमें कराओगे क्या, रूपांतरण की क्रिया। रूपांतरण को क्या लिखते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया में क्या करोगे, तुम उस जीन को लेकर किस पौधे में डालोगे, उस जीन को लेकर डालोगे किसमें, धान के पौधे में। तो धान की कोशिका में क्या किया जाता है, उसको रूपांतरित कर दिया जाता है। इसके कारण होगा क्या, धान की कोशिका में वो लक्षण आने से किसके, मक्के के, धान में पैदावार की संख्या लगातार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो वाले जीन किस में आ गए, मान लो इसी कलर से थोड़ा समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, वो वाले जीन किस में आ गए, धान के पौधे। तो धान के इस पौधे में क्या होगा, उत्पादन दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो धान के पौधे को अब हम लोग क्या कहेंगे, आनुवांशिक रूपांतरित फसल, वो भी किसका, धान का। तो इस तरीके से जो फसल को तैयार करोगे तो उसे कहोगे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या आनुवांशिक रूपांतरित फसल या जीव भी कह सकते हो, ठीक है ना। देखो जब भी मैराथन क्लास आएगी वो सबसे बेस्ट आएगी, ये ध्यान रखना इस बात का, जितना भी लिया गया होगा, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो सर, लाइगेज के सहायता से निषेध किया जाता है, नष्ट किया जाता है। सर आप लाइगेज की सहायता से जोड़ दिया, डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़ा जाता है, नष्ट किया जाता है। पहला दो जो था सर, मक्का और धान के अलावा कोई और पौधा ले तो सेम ही ना रिजल्ट ही होगा। हाँ देखो, पर इसका नुकसान एक है कि जेनेटिक मॉडिफाइड जो फसल होते हैं उसको एक बार अगर बोए तो दोबारा बोगे तो उत्पादन दर में कमी आती है, इसलिए इसको सरकार ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है ना। बादाम की चटनी बना रहा है सुबह सुबह, ठीक। एक बार स्टेप बाय स्टेप फिर से बोल दें। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है कि आनुवांशिक रूपांतरित जीव किसे कहोगे, तो जेनेटिक मॉडिफाइड और क्रॉप या आनुवांशिक रूपांतरित फसल उसका एक उदाहरण है, जिसे जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार किया जाता है, जिसमें जेनेटिक फसल या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप को तैयार करने के लिए दो समान या असमान प्रकार के डीएनए का उपयोग किया जाता है, जिसकी क्रियाविधि इस प्रकार है। समान या असमान कहने का मतलब यह असमान हो ही क्या
लेकिन धान की ही ऐसी बहुत सारी प्रजातियां आती हैं जिसमें किसी में ज़्यादा पैदावार होता है, किसी में कम। तो जब समान प्रजाति में इधर उधर करोगे तो उसे क्या कहोगे? समान प्रजातियों को लेकर, ठीक है ना। तो एक मक्के का पौधा लिए, एक धान का पौधा लिए। मक्के के पौधे से कोशिका को अलग करने के लिए सबसे पहले उसका लेई तैयार किए, जिसे सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में डालकर अपकेंद्रीकरण की क्रियाविधि कराई गई, जिसके कारण ठोस अवस्था नीचे बैठ जाती है और द्रव अवस्था ऊपर आ जाती है। कुछ समय के पश्चात इसे स्लाइड पर रखकर लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिससे कोशिका की कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है। जिसके पश्चात लिटिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिससे डीएनए कोशिका से अलग हो जाता है और प्राप्त डीएनए को डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में जोड़कर हाइब्रिड डीएनए, या इसी को हिंदी में लिखते हो संकर डीएनए, संकर डीएनए तैयार किया जाता है। संकर डीएनए तैयार किया जाता है, जिसे क्लोरम्फेनिकॉल एंजाइम की उपस्थिति में संश्लेषण की क्रियाविधि द्वारा संख्या में वृद्धि कराया जाता है। प्राप्त डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से उसमें से लाभदायक जीन को अलग किया जाता है, जिसे रूपांतरण की क्रिया के द्वारा पुनः धान के पौधे में रूपांतरित किया जाता है, जिसे अनुवांशिक रूपांतरित फसल या धान के पौधे का निर्माण होता है। 9 चैप्टर के 33 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलती से अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं प्रिंस कुमार जी, ठीक है ना, ठीक बात है। हाँ, डायग्राम बनाना है, इस बात का ध्यान। देखो बायोलॉजी तुम ऐसा कह रहे हो कि बिना फिगर बनाए समझ लें और बिना फिगर बनाए पढ़ लें, तो ये तो पूरी तरीके से गलत हुआ ना। खुद भी लिख लेंगे, इसको नहीं लिखूंगा। कितने लोग इसको खुद लिख सकते हो पहले बताओ, स्टेप बाय स्टेप, मुझे बस इतना समझाओ, कितने लोग इसको खुद लिख सकते हो? चलो जल्दी बताओ, देखते हैं। उठ गए अभिषेक भारती जी, बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे आ गए हैं, लगभग 20 बच्चों का रेशियो इधर उधर है, मान के चलो कल और उसके मुकाबले, ठीक है ना। ठीक है संजय पाल जी, आपकी बात पे हम आ रहे हैं, ठीक है ना, क्राई प्रोटीन या क्राइजीन वाला, ठीक है ना, पर वो अभी उपयोग वाले चैप्टर में है, तो उसको हम लोग अलग ले आएंगे, ठीक है ना, उसको लेकर परेशान मत करिए। अभी इसको लिख लेंगे कि नहीं, बस मुझे ये बताओ, ये बताओ कि इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लोगे कि नहीं। एनसीईआरटी में फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, पर तुम फिगर जब भी बायो का आंसर जब भी दोगे तो कोशिश करोगे कि हम फिगर के साथ दें इसको आंसर। सर एनसीईआरटी में इसका पिक्चर है नहीं है, ठीक है ना, नहीं है इस बात का, ठीक है ना। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अच्छी बात है रोशन कुमार जी, ठीक। एग्रोज का प्रयोग किस काम में? एग्रोज एक जिल है जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रिया में या क्लोरम्फेनिकॉल जब उपयोग कर रहे हो तो प्रचुरुत भवन या कल्चर की क्रिया में क्या करते हो, सहायता प्रदान करते हो, जिसको संवर्धन कहते हो, ठीक है ना। एगार नामक शैवाल से तैयार किया जाता है। सबका कमेंट आ रहा है, सत्यवान जी ऐसे कुछ नहीं, सत्यवर्धन जी, ठीक, लिख सकते हैं, लिख लेंगे सर, ठीक है। दिवाकर कुमार गुप्ता जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर। हाँ, पहले ही पढ़ चुके हैं, रिलीजन हो रहा है, रिलीजन नहीं रिवीजन, ठीक है, इतनी बात समझ गए? यस सर, लिख लूंगा। आंसर आप लिख दें सर जी, ठीक है। एक क्वेश्चन लगा, एक लेक्चर मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा लग रहा है, कल एक बार और पढ़ाना पड़ेगा कुछ। देखो लिखने की कोशिश पूरा एक स्टेप बाय स्टेप एक किनारे से लिखोगे, हाँ तो उसको तो वैसे भी दिक्कत हो जाएगी, तो तुम इसमें लिखोगे क्या, देखो कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करो। जैसे कहोगे क्या, इसको लिखना होगा तो लिखोगे क्या, आनुवांशिक रूपांतरित। जैसे तुमको टाइम भी तो बचाना है, वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, ओएमआर भरना है, ओएमआर वापस करना है, फिर से कॉपी लेनी है, फिर से लिखनी है, तो इस बात का एकदम ध्यान रखना। आनुवांशिक रूपांतरित फसल को तैयार करने के लिए, को तैयार करने के लिए क्या लिखोगे, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, ये लाइन अगर तुम लिख रहे हो तो उसमें जैव प्रौद्योगिकी में वो 5 एंजाइम उपयोग किए होंगे और वो स्टेप भी उपयोग किए होंगे, तो जरूरी नहीं है उन सारे स्टेप को तुम लिखो, ठीक है ना, इस बात का पूरा ध्यान रखना, ठीक है ना। सर हमको रोशन नाम सर, ठीक है वंशु जी, ठीक है ना, उपयोग किया जाता है जिसमें 5 एंजाइम की सहायता से संकर डीएनए तैयार किया जाता है, जिसे लाइसोजाइम कामा दे के लिखोगे लिटिक, फिर कामा दे के लिखो
प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम, फिर कामा दे के लिखो लाइगेज तथा क्लोरैम्फेनिकॉल कहते हैं, क्लोरैम्फेनिकॉल, क्लोरैम्फेनिकॉल कहते हैं। अब अगर तुम इतनी चीज़ें लिख रहे हो तो तुमको वो स्टेप नहीं लिखना है कि कोशिका से डीएनए निकाले, जब आप केंद्रीकरण की क्रियाविधि किए, फिर दोनों को आपस में जोड़े, ये सारी चीज़ें वैसे भी खत्म हो जाएंगी क्योंकि टीचर को पहले से पता है जो चेक करेगा कॉपी कि अगर उस बच्चे ने उस एंजाइम का नाम सही से क्रम से लिखा है तो उसको फिगर में तो तुम पहले बता चुके हो, ये फिगर में तो स्टेप तुम पहले बता चुके हो कि किससे क्या निकाले क्या किए। देखो मैं जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करने जा रहा हूँ, अगर मान लो ठीक है ना, तो मैं अगर फिगर तुम्हारा पहले देखूँ जिसमें कम समय लगा है लिखने से, तो फिगर में अगर तुमने सारी जानकारियां दे दी हैं ठीक है ना कि किस एंजाइम का क्या काम है, कैसे स्टेप बाय स्टेप, तो जाहिर सी बात है तुम थियरी में लिखे होगे, तो मैं थियरी नहीं पढ़ूंगा, सीधे नंबर देके आगे बढ़ जाऊंगा क्योंकि मुझे कॉपियां भी तो बहुत सारी चेक करनी है, इस बात का तो ध्यान रखना। तो तुम्हारा फिगर अच्छा होना, इससे सर ज़्यादा लंबा हो या आप टाइपिंग करवा के इसे हमारा टाइम बचेगा, सिलेबस टाइम पे खत्म होगा, इस बात को लेकर परेशान मत रहो, ठीक है ना विशाल कुमार जी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है अभिषेक भारती जी। हाँ रंजीत कुमार जी, यही हो रहा है कि जब प्रौद्योगिकी पढ़ोगे तो यही तो पढ़ना है तुमको। कमेंट आ रहा है धोनी कुमार जी, जर्सी नंबर 7। सर फ्लो चार्ट मैटर करता है, बिल्कुल मैटर करता है, फ्लो चार्ट अगर तुम्हारा सही रहा तो तुम्हारे पूरे नंबर मिलने के चांसेस है, 1-2 नंबर तुम्हारे थियरी में हो सकता है काट सकता है, लेकिन वो भी नहीं काटेगा अगर तुम्हारे फ्लो चार्ट में सारी जानकारियां दी गई हैं तो, इस बात का तो एकदम ध्यान रखो, ठीक है ना। ठीक, आगे फिर कह रहा है, कहाँ लिखे थे, उपयोग करते हैं कहते हैं, आगे फिर लिखो, लिखोगे क्या, जिसमें जिसमें मक्के मक्के के जीनोम को, मक्के के जीनोम को, में मक्के के जीनोम को, धान के जीनोम, जीनोम का मतलब अनुवांशिक पदार्थ लिख दे रहा है, अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ के साथ जोड़कर, के साथ जोड़कर धान के पौधे में रूपांतरित किया जाता है, धान के पौधे में रूपांतरित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, जिससे आनुवांशिक, जिससे आनुवांशिक रूपांतरित फसल का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। इतनी बात लिखोगे। अब मुझे बस इतना बस सर इतना पूरा लिखना पड़ेगा जी, नहीं, तुम उस फिगर में पहले से जानकारियां दे चुके हो, टीचर इतना बेवकूफ नहीं है, उसने एमएससी किया हुआ है, टीचिंग डिग्री लिया हुआ है, टीजीटी पीजीटी का एग्जाम क्लियर करके उतना साल वो इस विद्यालय में पढ़ाया हुआ है, और एक्चुअल में तुम बायो का पेपर दिए हो तो बायो सब्जेक्ट का टीचर है, तो वो तुमको आंक लेगा तुम्हारे फ्लो चार्ट से ही कि तुमने क्या लिखा होगा इसमें थियरी में, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा अभिषेक भारती जी ये कह रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, वो सही कह रहे हैं आप। बैकलॉग लगा पूरा करने के लिए सबसे सही तरीका ये होता है कि आज का काम आज ही खत्म करो और कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचा के पीछे की क्लासेस को, एक एक लेक्चर को, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 5-5 6-6 लेक्चर देख लिए, उसका कोई मतलब निकलेगा। पेशेंस उसमें सबसे जरूरी है, इतना भी लिख के थियरी छोड़ दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे जीएम फसल में, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। मुझे बस इतना कोई बताओ फसल किसे कहते हैं। मैसेज देखते हैं नेहा शाहू जी, पर हो सकता है पीछे चेहरा रहा हो मेरा, ठीक है ना। आप ये बताओ फसल किसे कहते हैं, जल्दी बताओ। ये सर याद हो गया सर, ठीक है श्वेता जी, हाँ अच्छी बात है अभिषेक भारती जी। चलो मुझे बताओ यहाँ ये फसल किसे कहते हैं, इतना बताओ। सर सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आता है, वो तैयार है आप, ठीक है ना। रोग मुक्ति का उत्पादन क्या होता है, इंग्लिश लिख दो जरा बाबू एक बार तो, नीतीश कुमार जी। मुक्ति का मतलब कई और लिखा हिंदी होता है, ठीक है ना, इंग्लिश उसके कई औजार हैं। गुरु जी नोट्स कब देंगे, टाइप होने को गया, बुक बुक। गुरुदेव अब की बार धान की खेती अच्छी हो सर, ठीक है ठीक।
पहले बताओ फसल किसे कहते हैं? रोग मुक्ति उत्पादन, आई थिंक आप पूछ रहे हो बीटी फसल के बारे में, जिसमें पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो वो रोगों से मुक्त होता है, क्योंकि उसे बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस नामक जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाता है। और बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस पौधे में जाकर एंटीबायोटिक या ऐसी संरचना का निर्माण करता है जिसके कारण उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। अच्छा, हम हट जाएं, ठीक है, लिखिए, जल्दी लिखिए। मक्का धान को फसल कहते हैं। पगड़ा। विवेक कुमार। फसल किसे कहते हैं, अभी ये नहीं लिख पा रहा है। अच्छा, फसल को तो फसल ही कहते हैं। अब बोला जाए कि गधा किसे कहते हैं तो बोलोगे अपने आप को। विशाल कुमार जी, अभिषेक एसपी सर। बड़े क्षेत्र में उगाए जाने वाले पौधे, अभी नंदन कुमार जी, आधी लाइन आपकी सही है जो भी लिखे हैं, पर अभी भी पूरा नहीं है। देखो, किताबी ज्ञान पे मत जाओ। जब एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं तो इस क्रिया को फसल कहते हैं। अब धान का एक बीज बो के थोड़ी कहोगे कि धान की फसल तैयार किए हुए हैं, बड़े पैमाने पर उसको उगाना पड़ेगा। तो जब एक ही किस्म के पौधे एक ही स्थान पर बड़े स्तर पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हो, फसल कहते हो। ठीक है ना। सोनू कुमार जी कल लिखिए। हाँ, निधि कुमार जी ने लिखा, पौधों के ऐसे समूह जिनको मनुष्य के किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाया जाता है उसे फसल कहते हैं, और इससे अर्थव्यवस्था को हानि होती है, कह रहे हैं, लाभ होता है, फसल कहते हैं। हाँ, कट कॉपी पेस्ट करने में आगे हैं। ठीक है, सही है ये। ठीक, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी चीज़ें हों जो आप लोगों को न समझ में आई हो उसको बता दे रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो, 5-6 मिनट है, मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, 1 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा था, पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम पिछले साल के पेपर में ही शायद हमने देखा इसको, आई थिंक। पैलिंड्रोम, कोई मुझे समझाएगा कि पैलिंड्रोम क्या है, अगर याद रहा उसको थोड़ा बहुत। पैलिंड्रोम का क्या मतलब है, कोई मुझे अगर समझा पाए तो। कोड हैंग कर गया क्या है? अच्छा, मच्छर राम बैठे हैं इस पे, जाइए आप यहाँ से, तभी तो कह रहे हैं। जहाँ जहाँ बैठा है एकदम कचड़ा कर डाला। कोई मुझे बताएगा पैलिंड्रोम किसे कहोगे? पैलिंड्रोम, आई नो सर, क्लियर है। हाँ ठीक है, बस पैलिंड्रोम समझा के छुट्टी कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, देखो, मान लो कह रहा है कि हम एक डीएनए लिए ऐसे, ठीक, एक डीएनए लिए ऐसे, तो बोले थे कि डीएनए जब भी आप लोग बनाएंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब करोगे तो एक सर्कल में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी रखना, इसमें रखना कितना, 4। कितना रखना, 4। बात को पूरी तरीके से समझ जाना अच्छे से, इतनी बात तो तैयार कर लोगे, ठीक। अब कह रहा है कि मान लो डीएनए में, मान लो क्या होता ही है, एक धागा है 5 से 3 की दिशा में, जिसमें नाइट्रोजन बेस पेयर है GAATTC, और दूसरा बॉक्स है 3 से 5 की दिशा में, तो ये होगा क्या, ये होगा CTTAAG। ठीक, तो एक धागा 5 से 3, मान लो ये शुरू हो रहा है 5 से 3 की तरफ ऐसे, और ये सुबह 3 से स्टार्ट, और ये गया कहाँ पर, 5 में। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं 5 से 3 वाले की बात करूं, चलो वाइट से ही लिखो, तो 5वें स्थान पर पहला क्या है, G, यहाँ पर क्या है, G, फिर ये धागा इधर आ गया तो AAT, और फिर C यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे GAA, फिर ये घूम के आ गया इधर T। अब इसी का उल्टा इसमें है, दूसरे बारे में, G के सामने हमेशा क्या रहा होगा, C, A के सामने हमेशा क्या आएगा, T, T के सामने हमेशा क्या आएगा, A, T, C, T, A, क्योंकि A T से जुड़ता है और G C से जुड़ता है। तो तुम एक चीज देखो, इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन ये संरचना है कि G पहला है यहाँ पे, और 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ोगे तो हर 6वें नंबर पर G क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत स्थान पे पाया जाएगा। और यहीं पे अगर इसका उल्टा देखो तो ये अगला जब जुड़ेगा तो फिर C और T, C और G, ये एक दूसरे के उल्टा। तो डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनस बेस पेयर जब हर 6वें स्थान पर एक दूसरे के विपरीत संरचना में पाए जाते हैं तो इस अवस्था को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे, मैं अगर लिखना होगा, एक लाइन का क्वेश्चन पूछता है तो इसमें लिखोगे डीएनए में उपस्थित
नाइट्रोजनस बेस पेयर, नाइट्रोजिनस नाइट्रोजिनस बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर। ठीक आने वाला है। नाइट्रोजनस बेस पेयर क्या होते हैं? हर छठवें स्थान पर, हर छठवें स्थान पर, स्थान पर कहने का मतलब क्या? हाइड्रोजन बांड पर, हाइड्रोजन बांड पर एक दूसरे के, एक दूसरे के विपरीत अवस्था, एक दूसरे के विपरीत अवस्था में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिसके कारण, जिसके कारण इस संरचना को पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना? इस तरीके से लिखोगे। तुम्हारे बुक में इसका एग्जांपल मलयालम लिखा है कि मलयालम को हम इधर से पढ़े या इधर से पढ़े, दोनों बात एक ही होगी, पर तुम एक्चुअल में किसको लेके चलोगे? जीन को ही। तो उदाहरण में इसको लिखना, ठीक है ना? ठीक है, जल्दी आ जाएगा। अब छुट्टी कर रहे हैं हम, ठीक है ना? अभी तक की क्लास के बारे में बताओ कि अभी तक की क्लास कैसी लगी, और अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे जरूर बताना कल, ठीक है ना? एकदम आराम से क्लियर कर लिया जाएगा, चैप्टर खत्म होने को है। कल एक लेक्चर और ले लेंगे, छोटी छोटी चीजें ऐसे जैसे बची होंगी, एक एक नंबर के या दो दो नंबर के क्वेश्चन, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है ना? ठीक सर, नीचे 3 लिखिए, 5 से गया 3 पे खत्म, और हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो, और ये 3 से गया और 5 पे खत्म। जिसने भी लिखा मेरी तरफ से उसको थैंक यू। ठीक, मस्त है सर जी, ठीक है, मस्त लगा सर। दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार है? ठीक हो गया आलोक कुमार जी, थैंक यू। चलो, इको R1 उसको पढ़ते हो, ई का मतलब स्ट्रेसिया, की को मतलब सीओ का मतलब कोलाई, आर का मतलब है रिस्ट्रिक्शन, वन को कहते हो एंजाइम फर्स्ट, स्ट्रेसिया कोलाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फर्स्ट, ऐसे पढ़ते हो, ठीक है ना? वो सभी वही सब चीजें कल आप लोगों को पढ़ानी है, ठीक है ना? अच्छा लगा, ठीक है ना सर? रेगुलर क्लास 7 बजे होगी, हाँ ठीक है, मस्त था, यस सर, बेस्ट क्लास गुरुजी, जी सर, सुपर, समझ में आ गया। दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना और लिखने की कोशिश करना, सबसे जरूरी चीज़ है टाइम पे लिख पाना, क्योंकि समय से ज़्यादा तुम अगर क्वेश्चन में ले रहे हो तो वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा, ठीक है ना? हाँ, क्रैश कोर्स आएगा, पर अभी उसको लेकर परेशान हो। वेरी वेल, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, क्लास में ही याद हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्लास में याद हो जा रहा है, ठीक है ना? घर के बगल में कहीं खाना वाना बन रहा है, मसाला एकदम मस्त तड़का लग रहा है, हो सकता है। चलो ठीक है, ठीक है मधुलिका जी, थोड़ी कोशिश और कीजिए, उसको 100% तक ले जाइए। ठीक है, चलो आपसे एक बार दीजिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब पूरा समझ में आ गया? चलो ठीक है, टाइम हो गया है, ठीक है ना? मुझे एक और क्लास लेनी है थोड़ी। चलो तब तक ख्याल रखो अपना, बाय, आज का दिन शुभ हो आपके लिए। ठीक। बच्चों, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है टारगेट बोर्ड। एक बार दोबारा आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, तो सभी को सुप्रभात, सूर्य का नमस्कार, क्योंकि आज काफी दिनों बाद उगते हुए सूर्य को मैंने देखा, और सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, ठीक है ना? ठीक, चलिए, सुप्रभात सभी को, गुड मॉर्निंग, जल्दी से जुड़ जाइए। कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की किया अकड़। मोहन गोस्वामी जी, थैंक यू। प्रणाम एसपी सर, थैंक यू। रोशन जी, निशु जी, आरपीआर, अभिषेक, नरेश, विकास कुमार, मनीष, रोशन, इशिका कुमारी, अलीशा, दिव्या, मधु कुमारी जी, गंगोत्री कुमारी जी, ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए। काजल रानी, लड़के अभी सोए हुए हैं यहाँ क्या? सिंपी, आराधना, लग रहा है लड़के एक भी चैन की नींद चादर ताने सोए हुए हैं, लड़कियां उठ के सुबह बेचारी झाड़ू पोछा करके एकदम अच्छा ऐसे लग रहा है आ गई टाइम से। मनीष, अभी एक लड़का उठ गया, चलो सबकी कमी पूरी कर दिया, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। काजल केशरी जी, सचिन कुमार जी, और शांतनु या ऐसे कुछ नाम था, ठीक, गुड मॉर्निंग सभी को। रोल नंबर 10 प्रेजेंट, यस सर, क्वेश्चन मार्क 96 प्लस। गुड मॉर्निंग भैया, थैंक यू। मोहन गोस्वामी जी, चलो लगभग सभी लोग धीरे धीरे आ गए हो।
पिछली क्लास पूरी से समझ में आ गई नहीं थी, अच्छे समझ में आ गई थी कि नहीं मुझे ये बताओ। मुझे लगा माइक आनी नहीं है। ठीक है नुसरत जी, पिछली क्लास समझ में आ गई थी। राधे राधे श्वेता जी, तान्या पडोर पोडर ऐसे कुछ था। अभिषेक कुमार जी गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। 11 नंबर प्रेजेंट भैया, ठीक है। मिस्टर रवि रोल नंबर फर्स्ट। चलो सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, समझ में आ गया था मोहन गोस्वामी जी? ठीक, हाँ गुरु जी। ठीक, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ठीक है टॉपिक पे आते हैं, ठीक है ना। चलो अब सीधे बात है, गुड मॉर्निंग हो गई सबकी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, या उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिक जीव। और एक जो हम लोग पढ़े थे बीटी फसल, तो बीटी फसल और जीएम फसल में अंतर पूछता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेन अंतर जो है ये समझ लो, जो बीटी फसल होता है उसको बैसिलस थ्योरिनजेंसिस नामक जीवाणु की सहायता से क्या करते हैं, तैयार करते हैं। और उसके जीनोम को या आनुवांशिक पदार्थ को निकाल के एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस नामक जीवाणु के शरीर में क्या किया जाता था, तो रूपांतरित किया जाता था, रूपांतरण की क्रिया द्वारा या ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया द्वारा, जिससे तुम क्या तैयार करते थे, बीटी फसल या बीटी क्रॉप। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक ठीक है ना। आन्या जी, अयान जी सॉरी। और दूसरी चीज जो जीएम पढ़ोगे उसमें कह रहा हो जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, मतलब कह रहा आनुवांशिक रूप से उनके लक्षणों को पूरी तरीके से क्या कर रहा हो, बदल दे रहा हो। क्या करने के लिए, अत्यधिक मात्रा में उत्पादन दर को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। तो जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म में डीएनए बदले जाते हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और बीटी फसल में या बैसिलस थ्योरिनजेंसिस वाले हिस्से में क्या किया जाता है, ऐसे फसल को तैयार किया जाता है जिसमें कीटनाशक का प्रयोग ना करना पड़े, ठीक है ना। चलो शुरू किया जाए क्लास को। प्रणाम सभी को मेरी तरफ से, गुड मॉर्निंग। ठीक, चलो शुरू किया जाए। ठीक, चलो लगभग आ रहे हो धीरे धीरे सभी लोग, और चलो क्लास को शुरू करते हैं। कहाँ गया पेन, ये रहा। ठीक, देखो अभी तुम लोग एक चीज फिर से कहोगे कि सर एक ही बात तो हम लोग रोज रोज कर रहे हैं, पर तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना। देखो पहले मैं समझा दे रहा हूँ, तुम लोग एक पढ़े थे क्या, बीटी क्रॉप, बीटी क्रॉप, ठीक। और एक पढ़े थे क्या, जीएम, सॉरी नहीं पढ़े हो जीएम क्रॉप अभी, ठीक है ना। मिनट बहुत ज्यादा ठंडा है, ठीक। एक पढ़े थे बीटी क्रॉप, जिसको पूरा क्या कहते हो, थोड़ा सा कमेंट छोड़ दो बाबू थोड़ी देर के लिए। बैसिलस थ्योरिनजेंसिस, थ्योरिनजेंसिस, बैसिलस थ्योरिनजेंसिस, इसकी सहायता से एक पढ़े थे तैयार करते हो फसल। और एक पढ़ोगे जीएम क्रॉप, जीएम क्रॉप, क्रॉप को तो फसल कहते हो, और इसको हिंदी में कहो, इंग्लिश में कहोगे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। कहीं कहीं पर लिखा होगा जीएमओ, इसको कहोगे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या इसी को हिंदी में लिखोगे आनुवांशिक, आनुवांशिक रूपांतरित, रूपांतरित जीव। क्या लिखोगे, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। अब जीव लिखा होगा तो वहां पौधा भी हो सकता है और जंतु भी हो सकता है, ठीक है ना। सर अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन नहीं गया क्या आज? अभी हम पूछते हैं क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है, नोटिफिकेशन के बारे में क्यों नहीं गया। ठीक, नमस्ते सभी को। ठीक, चलो अब चुपचाप सुन लो 1 मिनट, उसके बाद बोलना। जीएमओ अगर लिखा होगा तो उसका फुल फॉर्म क्या लिखोगे, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या हिंदी में उसके बारे में लिखोगे आनुवांशिक रूपांतरित जीव। मान लो कह रहा है कि मुझे कैंसर है, ठीक, और मैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए गया, और मैं चाह रहा हूं कि वो कैंसर मेरे शरीर से हमेशा के लिए पूरी तरीके से क्या है, खत्म हो जाए। तो मेरा जो इलाज किया जाएगा, थेरेपी की जाएगी, उस उपचार की क्रिया को कहोगे कीमोथेरेपी। कीमो मतलब केमिस्ट्री है, मतलब उसमें कुछ रासायनिक चीजों का प्रयोग करेंगे हम लोग, और थेरेपी मतलब उपचार, जिसकी सहायता से मेरे शरीर से तुम कैंसर का ट्रीटमेंट या उपचार करोगे, कीमोथेरेपी। तो मान लो कह रहा है कि हम हमेशा के लिए उसको अपनी पीढ़ियों से ही खत्म करना चाहें, अपनी ही पीढ़ियों में ही बदलना चाहें, कि वो बीमारी जो है अनुवांशिक पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित हो रही है वो ना हो। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, मेरे शरीर से जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से उस डीएनए को प्राप्त किया जाएगा, और डीएनए से उस जीन को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा, और मेरे डीएनए में कुछ ऐसे जीन को लाके जोड़ दिया जाए ताकि दोबारा वो बीमारी ना हो। तो अब मुझे क्या बोलोगे, आनुवांशिक रूपांतरित जीव। मैं पूरी तरीके से जो पहले था मेरे लक्षणों को उसको क्या किया दिया गया, बदल दिया गया। वैसे ही जब उसी विधि द्वारा या जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म द्वारा हम एक ऐसे फसल को तैयार करेंगे जिसमें उसके आनुवांशिक लक्षणों को इसलिए बदल दिया जा रहा है जिसके कारण फसल के उत्पादन दर में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, तो उस फसल को हम बोलेंगे क्या, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप या आनुवांशिक रूपांतरित फसल बोलोगे। इसमें और इसमें फर्क इतना है कि इसमें तुमको कीटनाशक डालना पड़ेगा, कीड़े मारने वाली दवा, क्योंकि इस पौधे में कीड़े लगेंगे। लेकिन इस पौधे में जो बैसिलस थ्योरिनजेंसिस नामक जीवाणु की सहायता से तैयार कर रहे हो, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि ये जीवाणु ऐसा है,
तो उस पौधे में जाकर एंटीबायोटिक डेवलप करता है, जिसके कारण पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो अगर पूछेगा बीटी फसल और जीएम फसल में क्या अंतर है, तो बीटी फसल को बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस नामक जीवाणु की सहायता से तैयार किया जाता है, जिसमें जीन को बदला जाता है। और जीएम फसल को भी जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से ही तैयार करते हो, पर इसमें जीन को न बदलकर किसको बदलते हो, डीएनए को ही बदलते हो। पहला चीज। दूसरा, इसमें कह रहा है पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण इसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। लेकिन इस क्रिया में रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसे कि तैसे बनी होती है, बस उत्पादन दर में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। सर क्लास 7:30 बजे से कर दीजिए। देखो बाबू, क्लास का टाइम चेंज करने का मेन रीजन ये रहा कि जो तुम्हारी मैराथन क्लासेस आएंगी उसके लिए स्टूडियो की संख्या ज़्यादा चाहिए। अब हम लोग तो बीच में छोड़ के जाएंगे नहीं, ठीक है ना, तुम लोग को पहले तो बता दे रहे हैं। मैं आया हूँ यहाँ पे लंबे समय के लिए, और लंबे समय के लिए इसलिए आया कि मुझे देखो सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि मैं जहाँ पढ़ा रहा था वहाँ मेरी ग्रोथ रुकी हुई थी। एक सर्टेन टाइम तक बच्चों की संख्या लिमिटेड हो रही थी, 2-3 साल से ना तो संख्या बढ़ रही थी ना तो घट रही थी, और जितनी इनकम थी वो भी ना बढ़ रही थी ना घट रही थी। दुनिया में तुम पढ़ भी रहे हो, हम भी अपना काम कर रहे हैं, तो सबका अपना एक मोटिव है, ठीक। ये सब अपने आप को क्या करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक, ग्रोथ में। तो टाइम चेंज करने का रीज़न ये है कि मैंने सर से एक रखी थी अपनी बात कि सर मुझे एक पर्सनल स्टूडियो चाहिए, तो उसमें मैं मैराथन आराम से ले पाऊँ, मुझे दिक्कत ना हो। तो मेरा स्टूडियो बन के तैयार है लगभग, ठीक है ना। थोड़ा सा काम बचा है, तो टाइमिंग अब यही रहेगी हम लोग, ताकि लंबे क्लास को ले सकें और आसानी से पढ़ सकें। मुझे वो 90 नंबर वाले बच्चे नहीं चाहिए, ठीक है ना, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। मुझे तो टॉपर ही चाहिए। सर मेरा कमेंट पढ़िए, ठीक है गुलशन जी, कमेंट आ रहा है अभी फिलहाल, इस पर देख लिया जाए, ठीक है ना। चलो अब मुझे ये बताओ कि ये चीज़ें दोनों में क्लियर है कि नहीं, जीएम फसल और बीटी फसल में डिफरेंस समझ जाओगे कि नहीं, मुझे बस इतना समझा दो, ठीक, चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि जीएम फसल और बीटी फसल वाला बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इरशाद सर हमें आए हैं गुड मॉर्निंग बोलने, क्योंकि आज मेरी पहली क्लास थी, ठीक है ना। अभी छोड़ के तो ये भी पहली क्लास उर्दू की ले रहे थे, तो सुबह की मेरी पहली क्लास आ जाए तो आज ये मुझे उठ के, आए थे जो, ठीक है चलिए, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। प्रणाम सर जी, सोनू कुमार जी, ठीक है, बस वशीम जी, ठीक, 98+ मनदीप, थैंक यू, सुन के अच्छा लगा, लाने को तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। सर लिखवा दीजिए, वो तो लिखेंगे ही, समझने में आया कि नहीं ये बताओ पहले मुझे। समझ गया सर जी, ठीक। अब इसको मैं हटाता हूँ पूरी तरीके से, अब आते हैं हम इस पे, ठीक है ना। लिखवाने का तो मुझे है ही भाई, इसको हम ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे, तो मुझे लिखवाना ही, ठीक। अब आते हैं हम किस पे, आनुवांशिक रूपांतरित जीव या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है ना। सबका कमेंट आ रहा है, बस थोड़ा सा पढ़ाई पे अभी फिलहाल ध्यान दे लिया जाए बाबू, उसके बाद फिर आगे से शुरू किया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, बीटी फसल और जीएम फसल तुम्हारे लघुत्तरी में आता है, जिसमें बीटी फसल तुम्हारा दीर्घ उत्तरी में भी आता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। जी गुरु जी पूरा समझ में आएगा, ठीक है, हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू अभिषेक जी। चलो तो लिखोगे क्या, जीएम क्रॉप, या इसे कहोगे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप, या इसी को क्या कहोगे, आनुवांशिक आनुवांशिक रूपांतरित रूपांतरित फसल, आनुवांशिक रूपांतरित फसल इसको, ठीक है ना। नहीं बात समझ में आ गई। तो सीधे सीधे आनुवांशिक रूपांतरित जीव में, आनुवांशिक रूपांतरित जीव में जिसके बारे में पढ़ रहा हूँ, जीव मतलब एक पौधा भी हो सकता है, एक जंतु भी हो सकता है, तो जीव में भी पौधे की बात कर रहा। तो कह रहा है जीएम क्रॉप या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप या आनुवांशिक रूपांतरित फसल को जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी या इसी को इंग्लिश में क्या कहते हो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से तैयार किया जाता है, की सहायता से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है, जिसमें अभी जिसमें वाला जो वर्ड मैं यहाँ से लिखने की कोशिश करूंगा, यहाँ से ये लाइन हो सकती है आपके समझ में ना आए, ठीक है ना, क्योंकि इसको अभी हम समझाया नहीं है, तो इसको समझाने के लिए मुझे पूरी फिगर को बना के अच्छे से समझाना पड़ेगा। फिलहाल अभी ये लाइन आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो पहले तो टिप्पणी लिखने के लिए लास्ट में देता है कि बीटी फसल और जीएम फसल में अंतर लिखिए। दूसरा ये लिखता है कि बीटी फसल हो या जीएम फसल हो, इसमें अंतर लिखिए, और बीटी फसल को अलग से एक लॉन्ग आंसर में पूछेगा कि बीटी फसल के निर्माण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें, और जीएम फसल में तो अंतर पूछ लेता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे भी लिखा, जिसमें जिसमें जीएम फसल को जिसमें जीएम फसल को तैयार करने के लिए
तैयार करने के लिए दो समान या असमान